2024 में जो लोग सामने आके भारतीय जनता पार्टी भी मत कहो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कमजोर कर सकते हैं, उनको घेरने की तैयारी। इससे पहले दिल्ली के अंदर भी 2 मंत्री आपके जेल में बैठे हुए हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि एक राजनीतिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन हुआ, उसमें पैदा हुई, उसके 2 मंत्री इस समय भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद है। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, कुल मिला के स्थिति यह है कि जो हमारे से सहमत नहीं है वो हमारा शत्रु है, उसे किसी भी तरीके से हम क्रश करेंगे, हम दबाएंगे। और किसी को नष्ट करने के 2 ही तरीके हैं, एक उसकी हत्या कर देना और दूसरा उसको बदनाम कर देना। जो लोग इस समय सत्ता पर बैठे हुए हैं वो इस दूसरे हथियार का बखूबी उपयोग कर रहे हैं कि इनको डिफेम किया जाए और इनको लड़ाई से बाहर कर दिया। ये उनका तरीका है और इस तरीके को वो जब भी ताकत में आते हैं हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। अब सवाल यह आता है कि जब हम सत्ता से लड़ें तब हमें भी कई प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। जो लोग सत्ता पर काबिज हैं वो कभी नहीं चाहते व्यवस्था बदले, और जो उसको बदलना चाहते हैं वो उनके लिए शत्रु होते हैं। इसलिए जिन लोगों ने सत्ता बदलनी है, उन्होंने जो लड़ाई लड़नी है और ज्यादा सावधानी से लड़नी है, क्योंकि आपकी एक एक छोटी से छोटी चीज को नोटिस किया जा रहा है और उस तिल को ही ताड़ बनाकर आपको कमजोर करने का काम किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आज वर्तमान में सत्ता में लोग बैठे हैं उनको ये ताकत प्राप्त कैसे हुई कि सीबीआई का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कहां से उन्हें ताकत मिली? कोई आसमान से तो वो उतरे नहीं है, और जब से पैदा हुए जब से भी वो शासन में नहीं है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदे तोले नहीं जाते, गिने जाते हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आदमी जिसके साथ ज्यादा संख्या हो जाएगी वही शासक बन जाएगा। जिस पोजीशन में नरेंद्र मोदी जी हैं, इस पोजीशन में तो बहुत से लोग और भी पहले सत्ताओं में आ चुके हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आए, अभी ये बात बार बार हो रही है कि संगठित हो जा, लेकिन किसके नेतृत्व में संगठित हो जाए? बताइए, आप बताओ किसके नेतृत्व में संगठित हो जाए? हम 2024 खड़ा, किसको अपना नेता मान लें? ये संतोष जी बैठे हुए हैं। 2018 में लोकसभा पार्लियामेंट के चुनाव से पहले इन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग की थी जब सपा बसपा का गठबंधन बन चुका था, लगभग तैयारी हो चुकी थी, और मैंने उस मीटिंग के अंदर यही कहा था कि ये गठबंधन चुनाव तक बन रहा है और चुनाव खत्म, ये गठबंधन खत्म, टूट जाए। और जैसे ही पिछला चुनाव समाप्त हुआ वो गठबंधन उसी दिन खत्म हो गया। मैंने ये भी सवाल उठाया था कि जो लोग यहां बैठे हुए हैं कह रहे हैं भी संगठित हो जाओ, किसी एक के नेतृत्व में आ जाओ, क्या हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम जाके अपने नेता का कॉलर यूं का पकड़ना कि तुमने संगठन तोड़ा कैसे? जब तक आप अपने नेता का कॉलर पकड़ने में सक्षम नहीं है, आपकी लड़ाई कौन लड़ लेगा? वो वामन मेश्राम जी का नाम ले रहे थे, वामन मेश्राम जी के पीछे हम खड़े हो जाए, क्या उनको एक वोट देने से हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा लेंगे? किसी कीमत पर नहीं। हमें संगठित उसके नेतृत्व में होना है जो आज उस पोजीशन में कम से कम खड़ा हुआ है। आज नंबर 2 की पोजीशन में कौन है पूरे देश के अंदर? लेकिन इस प्रदेश में तो वो नहीं है। इस प्रदेश में कौन है नंबर 2? समाजवादी पार्टी। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इस स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 का भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे दे? नहीं देगी। तो सबसे पहला फर्ज हमारा बनता है कि समाजवादी पार्टी के नेता को कॉलर पकड़ने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए कि ये जो पॉकेट पार्टियां हैं इनके पास ताकत है, इनको आपको अपने साथ लेना पड़ेगा। जब तक आप वो काम नहीं कर पाएंगे, ये जितनी भी मीटिंग है इनका कोई लाभ होने वाला नहीं। अभी विधानसभा का चुनाव था 1 साल पहले, पूरा प्रदेश सजा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, लेकिन उसके विपक्ष में जो मुख्य पार्टी थी वो पार्टी ये मान के बैठ चुकी थी कि हम सत्ता में आ गए। और वो उनका जो अहंकार था सत्ता में आने का, वो ऐसा अहंकार था कि उन्होंने, मैं कितनी सीटें हैं बैठे बैठे गिनवा दूं, ये गढ़ विधानसभा की सीट है, मदन चौहान वहां से बहुत मजबूत नेता है, 3 लोगों के टिकट काटे गए, वो सीट खो दी गई। अगर शिवपाल यादव को अपने चाचा को अपने साथ सही तरीके से ले लेते, इनकी कम से कम 10 सीटें बढ़ती। राजा भैया ने संपर्क किया, राजा भैया को अगर ले लेते तो कम से कम आधा दर्जन सीटें इनकी तब बढ़ती। लेकिन ये जो अहंकार है कि हम तो सत्ता में आ चुके हैं, तो सबसे पहली बात यह है हमारी इतनी क्षमता होनी चाहिए, जितने भी लोग बैठे हैं, आप जनता के पास मत जाइए। जनता ऐसे संगठित नहीं होगी। अगर आपके बड़े नेता संगठित हो गए तो जनता सुधर संगठित, और वही एकमात्र परिवर्तन का आधार बन सकता है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आज स्थिति जो देख रहा हूं
कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए तो हो जाए, बड़ी निराशा जैसी स्थिति है। 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना ऐसा जैसे शेर के मुंह से मांस निकालना। वो इतने काबिज तरीके से बैठे हुए हैं व्यवस्था के ऊपर, आपसे सब चीजें उनके पास ज्यादा है, पैसा उनके पास ज्यादा है आपसे, चालाक वो आपसे ज्यादा है, ईवीएम उनकी मजबूत है, सीबीआई उनके पास है, ईडी उनके पास है, संगठन उनके पास है, वक्ता उनके पास ज्यादा है, सोशल मीडिया उनके पास ज्यादा है, मीडिया सारा का सारा उनके पास है। 8 करोड़ रुपए कर्नाटक में पकड़े गए, उसे चैनलों ने कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया, और यहाँ जो पकड़ा गया वो सारे चैनलों पे पंपर तरीके से दिखा जा रहा है। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि ये लोग सत्ता से बाहर हो, मैं किसी जाति की बात नहीं करूंगा, अगर जाति की बात करें, पिछड़े समाज की बात करें, तो 2 आदमियों का अभी तक यह नाम भी नहीं लिया गया जिनकी वजह से पिछड़ा समाज सबसे ज्यादा आगे आया। सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसने 60 के दशक में कहा था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ पिछड़ा पाए 100 में से, वो खुद पिछड़े नहीं थे, और उसके बाद उनके निधन के बाद अगर किसी आदमी ने व्यवहारिक ढंग से उस लड़ाई को आगे बढ़ाया तो वो चौधरी चरण सिंह है। अगर ये यादव जाति कहीं राजनीति में पहुंची है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय पहले राम मनोहर लोहिया, दूसरे चौधरी चरण सिंह। बिहार के अंदर इस समय 54-55 विधायक यादव हैं, पिछली बार 60 थे। किसी जमाने में इस बिहार प्रदेश में 5 भी आप लोग नहीं चुने जाते क्योंकि कोई टिकट देने वाला नहीं था। तब सबसे पहले डॉक्टर लोहिया ने आपको ताकत देने का काम किया। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि हम लोग करते हैं जाति के नाम पे बात, वो करते हैं देश के नाम, राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, बहुसंख्यक समाज उधर की तरफ मुंह। तो सीधा सा बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, हम लोग संगठित यहां हो, सिकंदर भाई को मैं कह रहा हूं अपना नेता हम आदिवासी मान लेते हैं, ठीक है, इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। अब सिकंदर भाई जी से ये निवेदन है कि ऐसे ही आप हर जगह नेता तैयार करो और माननीय अखिलेश जी से मुलाकात करो जाके कि अभी मायावती से आपको पैक्ट बनाना है और सारी पार्टियों को इकट्ठा करना। आप कभी केवल भारतीय जनता पार्टी को काउंटर कर पाएंगे, यही रास्ता निकलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो 2025 में भी हम यहाँ बढ़िया बना हुआ है, पकौड़े मिल रहे हैं, खाने पीने सब आसानी से चर्चा कर सकते हैं। ये वास्तविकता है, बात ये है। कहां से निकलेगा? 1994 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी, मुझे आज भी एग्जैक्ट याद है, जिस समय सपा बसपा का गठबंधन बना था तो कल्याण सिंह अब नहीं रहे, बड़े नेता थे, तो कल्याण सिंह ने कहा था, उन्होंने अपना होमवर्क करके ये कहा कि मुलायम सिंह 56वीं सीट के लिए तरस जाएंगे। उनका ये मानना था 55 सीट सपा बसपा गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर लेगा। लेकिन जिस समय काउंटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी के 176 विधायक थे और सपा बसपा के 176 विधायक थे, और 2 पार्टियां और थी उस समय, कांग्रेस के 27 विधायक थे और जनता दल के भी करीब 25-27 विधायक थे, जब इन्होंने समर्थन दिया नेताजी मुख्यमंत्री। तो आपको, हम सब लोगों को खड़ा होना है, अपनी जनता के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता के पास हम जा भी नहीं पाएंगे। आप कितनी मीटिंगें कर लोगे, ऐसे आएंगे भी नहीं लोग उसी को आएंगे जो नंबर 2 की दौड़ में आपको लड़ता हुआ दिखाई दे। तो ये यहां तय किया जाए, एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाया जाए जो आज से ही इस काम को शुरू कर दे। जो हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बोलना, छोटी चर्चाएं करना, पार्कों में चर्चा करना, तहसील में चर्चा करना, कचहरी में चर्चा करना, दुकान पर चर्चा करना, अपने व्यापारी प्रतिष्ठान पर चर्चा करना, ये सब जारी रखें, लेकिन नेताओं के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करें। अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले सबसे ज्यादा क्यों बौखला रहे हैं? क्योंकि बिहार में लालू और नीतीश कुमार का गठबंधन बन चुका है। पिछली बार 39 सीटें नीतीश कुमार उधर थे, 39 सीटें भाजपा के गठबंधन को मिली। इस बार उन्हें डर लगा हुआ है कि 5 सीट भी आने की हमारी संभावना है। आज ही मेरी एक अपने मित्र से सुबह बात हुई, वो मुंबई में रहते हैं, तो यहाँ के कानपुर के रहने वाले। मैंने कहा ये जो शिवसेना में जो बंटवारा हो गया है, क्या स्थिति रहेगी आगामी चुनाव में? तो उन्होंने कहा शिवसेना का जो कोर समर्थक है करीब 70% वो उद्धव के साथ रहेगा, और जब उद्धव के साथ रहेगा, एनसीपी, उद्धव और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे तो वहां इन्हें पिछली बार 42 सीटें मिलेंगी, वहां से भी घटेंगे। तो जरूरत इस बात की है, मैं बहुत सारा समय ले लिया, कि हम अपने नेताओं के ऊपर प्रेशर बनाएं और उनको मजबूर करके गठबंधन बनाने के लिए कि आपको ये काम करना है। और उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बने उसमें कांग्रेस को भी शामिल करने का चाहिए। ये गाजियाबाद की लोकसभा सीट है, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, बी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होते हुए, यहाँ गठबंधन में कांग्रेस का आना भी जरूरी है और सीट कांग्रेस को जानी चाहिए। उससे कोई समान जाति का कैंडिडेट आना चाहिए तो आप लड़ाई में शामिल हो जाओगे, वरना आप लड़ाई से बाहर रहोगे। और मैं समझता हूं इसमें आम आदमी पार्टी को भी शामिल होना चाहिए। और मेरे तो अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर कांग्रेस वास्तव में चाहती है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हराना, तो 543 में से कांग्रेस केवल 250 सीटें लड़े, जहां वो पिछले चुनाव में नंबर 1 और नंबर 2 रही है। बाकी जहां सपा मजबूत है सपा को, जहां बसपा मजबूत है बसपा को, जहां
रालोद मजबूत है, रालोद को सीट अगर आप दोगे तो ये लड़ाई होगी। हम अपनी भूमिका को इसी रूप में तलाश लें कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर प्रेशर ग्रुप बना, तो एक बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत